अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। एज डिस्कस्ड अर्लियर, द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू आयनिक बॉन्डिंग, while the sharing of electrons leads to covalent bonding. The properties of compounds depend upon the nature of bond existing between them. कि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो बन जाता है केटाइन, और जो गेन करता है वो बन जाता है एनाइन। और ये लूज़ और गेन वाली गेम में जब हम आते हैं तो उसको आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। लेकिन अगर दोनों एटम अपना बराबर का शेयर दे रहे हों, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो उसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स होता है, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। अब जिस तरीके से बॉन्डिंग होगी उस तरीके के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो आज हम वो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड्स। अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि गिवर्स और टेकर्स होते हैं। आप इमेजिन करें, एक आपका एक दोस्त है, उसके पास एक एक्स्ट्रा टॉय है, एक खिलौना उसके पास एक्स्ट्रा है, और एक दूसरा दोस्त है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो जिसके पास कुछ है वो दोस्त अपना जो है खिलौना दे देता है दूसरे को। अब वो दोनों बन गए बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये एक एक्सचेंज हो गया, एक के पास था उसने दूसरे को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके की होती है आयोनिक बॉन्डिंग, और फिर बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ये बनते कैसे हैं? वन एटम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल बिटवीन देम। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। ठीक है, दे फॉर्म ब्यूटीफुल क्रिस्टल शेप्स। ये क्रिस्टल देख रहे हैं आप, तो ये आयनिक कंपाउंड से बनते हैं। सही है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं। Compounds having ionic bonds are called ionic compounds. The properties of ionic compounds relate to how strongly the positive and negative ions attract each other in an ionic bond. Most of the ionic compounds are in a solid or a crystal form. तो ionic compounds solid होते हैं और crystal form में होते हैं। जैसे कि NaCl यानी कि जो टेबल साल्ट होता है, आपने कभी साल्ट को देखे ना, तो वो क्रिस्टल टाइप होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और बहुत ही ज़्यादा हीट चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। ओवर 800 सेंटीग्रेड उसको मेल्ट करने के लिए इतनी हमें ज़रूरत होती है टेबल साल्ट को। ये हार्ड क्रिस्टल होता है और ये डिज़ोल्व होता है वाटर में। ठीक है, उसको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो ड्राई होते हैं तो दे कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ़ यू डिज़ोल्व देम इन वाटर दे बिकम पावर लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड से क्रिस्टल्स बनते हैं, ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक है जी, द लार्ज attracting force result in a very stable structure, therefore a lot of energy will be required to break these forces. So ionic compounds have high melting point. For example, melting point of NaCl is 801 degree Celsius and boiling point is 1413 degree Celsius. ठीक है, ये आम साल्ट नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, ये टेबल साल्ट है। उसके बाद है आपका कोवेलेंट कंपाउंड। तो जैसे आयोनिक बॉन्ड से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। द बॉन्डिंग फोर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली वीक एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब दोनों तरफ से शेयरिंग होती है, और ये आयोनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, ये होते हैं सॉफ्ट। ठीक है, ये टफ नहीं होते जैसे आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, दे मेल्ट और बॉयल मच मोर ईजिली लाइक आइस टर्निंग टू वाटर। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, दे यूजुअली डोंट कैरी इलेक्ट्रिसिटी वेल। सही है, अच्छा, जैसे कि आपका वाटर है, H2O या शुगर है। Covalent compounds usually exist as molecules like H2O2, H2O, but also can exist as crystals. Example including sugar crystal and diamond. Sugar crystal भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वीक होते हैं। The melting and boiling points of most covalent compounds are usually low. They are usually bad conductor of electricity. They are usually insoluble in water but soluble in non-polar solvents like oil, petrol and kerosene, etc.
अब है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं? दीज हैपन व्हेन वन एटम इज ग्रीडियर एंड पुल्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू इटसेल्फ। ठीक है, पोलर तब बनता है जब एक हमारा जो एटम है वो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और वो बन जाता है नेगेटिव, यानी एक एंड नेगेटिव हो दूसरा एंड पॉजिटिव हो, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो पोलर होते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल दैट हैव अ पॉजिटिव एंड एंड अ नेगेटिव एंड लाइक अ मैग्नेट, लिटिल मैग्नेट, जैसे एक पॉजिटिव एंड होता है एक नेगेटिव एंड होता है, तो वो होते हैं हमारे पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, और नॉन पोलर कौन से होते हैं? दीज हैपन व्हेन बोथ एटम्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन परफेक्टली इन द मिडल। जब शेयरिंग होती है तो वो पोलर कंपाउंड्स हो जाते हैं, वो हो जाते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। Non-polar compounds, covalent compounds are generally insoluble in water, while polar covalent compounds are soluble in water. Non-polar covalent compounds do not conduct electricity in the solid, molten, or aqueous solution, but polar covalent compounds usually conduct electricity. Non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvents like petrol, benzene, etc., while polar covalent compounds are insoluble in non-polar solvent. Few examples of polar covalent compounds are H2SO4, H2O, HCl, HF. Few examples of non-polar covalent compounds are CO2. अब देखें, H2O को ले लें आप, सबसे इजी, ये वाटर है। वाटर क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें क्या होता है? एक एंड पॉजिटिव दूसरा एंड नेगेटिव। ठीक है ना, तो नॉन पोलर जो होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है। अब नॉन पोलर जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, और जो पोलर हैं जैसे कि हमारे वाटर है, वाटर तो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो नॉन पोलर है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, सही है। और पानी से आप देखते हो कैसे करंट लगता है, सही है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है आपका मेटल। अच्छा, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप समझ लें कि मेटल क्या होता है। ठीक है, मेटल शाइनी मटेरियल्स होते हैं जो कि यूजुअली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्रेट एट कैरिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो है ये लव टू शेयर द वेल्थ करते हैं। इंस्टीड ऑफ होल्डिंग ऑन टू देयर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली दे लेट देम फ्लो। इनकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग पूल होता है बड़ा, तो ये मेटल्स जो हैं शाइनी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मेटल्स आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि मेलिएबल का मतलब होता है यू कैन हैमर देम इनटू थिन शीट्स, यानी आप उनको एक छोटी सी शीट भी बना सकते हो। इतना बड़ा मेटल होगा तो आप उसको हथौड़े से शीट भी बना सकते हो, टूटेगा नहीं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। और डक्टाइल का मतलब होता है कि यू कैन स्ट्रेच देम इनटू थिन वायर्स लाइक द कॉपर इनसाइड योर चार्जर। अब जो चार्जर है आपका उसके अंदर कॉपर डाली हुई है, तो इस तरीके से आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। अच्छा, इसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल आर यूजुअली हाई एज द एटम्स इन मेटल्स आर पैक्ड टाइटली। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। अच्छा, मेलिएबल मीन दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड रोल्ड इनटू शीट। डक्टाइल मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेलिएबल का मतलब है आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो। डक्टाइल का मतलब है आप उसको किसी भी चीज़ के अंदर डाल भी सकते हो। अब जो है हमारा सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4, वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा। टोटल हमारे जो चैप्टर हैं टोटल हमारे 8 चैप्टर हैं। अब हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट, इट मीन्स आपकी आधी बुक कंप्लीट हो चुकी है, सही है। अच्छा, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यूजेस ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक एडिसिव लाइक ग्लू एंड एक्सपोजी एपॉक्सी रेजन्स।
अच्छा, ग्लू तो आप समझ रहे हैं। एपॉक्सी रेजिन क्या है? एपॉक्सी रेजिन एक ऐसे केमिकल होता है ग्लू की तरह, जो टाइम के साथ साथ वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ पे लगाया ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सख्त हो जाएगी, वो चीज़ हार्ड हो जाएगी। सही है। इसमें जो एपॉक्सी वर्ड है ना, एपॉक्सी का मतलब है स्पेशल केमिकल ग्रुप एक होता है जिसमें रेजिन और यानी कि हार्डनर मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड बना देते हैं। ठीक है, यानी ऐसा मटेरियल जो मिक्स होने के बाद बहुत मजबूत हो जाता है उसको एपॉक्सी रेजिन कहा जाता है। ठीक है, रेजिन का मतलब होता है चिपचिपा, स्टिकी जैसे होता है ना, तो उसको रेजिन कहा जाता है। सही है। ये आपका जो है कहाँ कहाँ काम आता है, ये मेटल्स में, वुड में, प्लास्टिक में, गिलास को जोड़ने के लिए काम आता है। ये आपको फ्लोर कोटिंग, जहाँ हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में फ्लोर कोटिंग होती है, या शाइनी और स्ट्रॉन्ग फ्लोर जो बनते हैं वो इससे बनते हैं। और इसके अलावा पाइप, टैंक वगैरह जो है इससे बनते हैं। सही है, काफ़ी इसके काम होते हैं। Synthetic adhesive like epoxy resin and glues are the substance that stick to the surface of the other object. The material like plastic, wood, metal, ceramic, glass and rubber etc. at which glue is applied are called substrate. Epoxy adhesive is more expensive as compared to resin glue. Both are synthetic adhesive and require mixing before use, but epoxy hardens and much faster than resin glue. यानी कि आपको एपॉक्सी की ज़रूरत होती है अगर किसी चीज़ को आपने ज़्यादा हार्ड बना देना है, तो एपॉक्सी की ज़रूरत होती है। और बड़ी बड़ी चीज़ों में एपॉक्सिन का इस्तेमाल होता है रेदर देन ग्लू। ग्लू छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और एपॉक्सी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वी कैन यूज़ एडेसिव एनी टाइम टू री अटैच द ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स। एडेसिव का मतलब वो चीज़ होती है जो आपको टूटी हुई चीज़ों को दोबारा जोड़ ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल एसिट्रेट इज़ अ कॉमन वाइट ग्लू। इट इज़ यूज इन बुक बाइंडिंग। जो आप बुक बाइंडिंग करते हो उसमें जो है पॉलीविनाइल एसिट्रेट का इस्तेमाल होता है, जो कि एक वाइट ग्लू है। और polyurethane glue is a flexible adhesive. It is used in fixing of soles to the bodies of shoes and woodworking. जूते वगैरह में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। नेचुरल रबर बॉन्ड टू सबस्ट्रेट ऑन कॉन्टैक्ट। इट इज़ यूज इन सेल्फ एडेसिव इन्वेलप्स। इन्वेलप वगैरह में नेचुरल रबर आपको इस्तेमाल होता है। कंडक्टिव एडेसिव इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू रिपेयर इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जैसे कोई टैप वगैरह, कोई मोबाइल वगैरह में ये कंडक्टिव एडेसिव का इस्तेमाल करते हैं। अमाइनो रेजिन आर वाटर सॉल्युबल एडेसिव। दे आर यूज इन बॉन्डिंग ऑफ लेयर्स इन प्लाईवुड। Epoxy glue contain epoxy, its form of strong bonds with glass, plastic, plywood, laminated boards and ceramic. Another use for epoxy resin is in the decorative flooring. अभी मैंने आपको बताया था फ्लोर वगैरह में इस्तेमाल होता है। Commonly epoxy resins are used where water resistance is required. अच्छा, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इससे पानी क्रॉस नहीं करता। ब्रिजेस में, डैम्स में, पावर स्टेशंस में भी इसका इस्तेमाल, इसकी कोटिंग की जाती है। एक्सप्लेन हाउ एयरक्राफ्ट, कार्स, ट्रक्स एंड बोट्स पार्ट्स आर पार्शली हेल्ड टुगेदर। हाँ, जो पार्ट होते हैं ना जहाज़ों के, गाड़ियों के, ट्रक के, उनको भी आपस में जोड़ा जाता है एपॉक्सी एडेसिव एनालाइजिंग के साथ। The excellent adhesive properties of epoxy resin are due to the attractive forces between the epoxy resin and the surface of the substance. One of the most commonly uses of epoxy resin is for adhesive purpose, यानी जोड़ने के काम आता है ये ज़्यादातर। For that purpose, epoxy resin is used in the construction of vehicles, ट्रक्स, बोर्ड्स एंड एयरक्राफ्ट। अब आप आम ग्लू से तो इनके पार्ट्स को नहीं जोड़ सकते ना, तो एक हाई लेवल का ग्लू होता है जिसको एपॉक्सी रेजिन कहा जाता है। उससे आप गाड़ियों के, ट्रक्स के, बोट्स के, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स को जोड़ते हो। इट्स ड्राइंग टाइम इज 6 to 30 मिनट्स हार्डली। 6 से 30 मिनट तक वो ड्राई हो जाता है और जो चीज़ें आपस में जुड़ गई उनको जो फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। अलग करेंगे तो टूट जाएगा, इतना ये हार्डली उनको जोड़ देता है। थैंक यू।